अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। कल हमने जहाँ पे स्टॉप किया था तो हम देख रहे थे वाटर लॉगिंग इन पाकिस्तान करंट सिनेरियो। ठीक है, तो उसमें हमने बात की थी कि जो लास्ट पे जहाँ पे हम बात कर रहे थे ना कि जो ये देखें ओल्ड रावी बेड्स और इंडस सीवियरली लॉग्ड हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, रिवर रावी बेड है, ये रावी का रिवर है और ये उसका बेड है। बेड कहते हैं हम जो उसके नियर बाय एरियाज़ होते हैं या जो उसका बेसमेंट होती है ना, उसको हम बोलते हैं। देखिए, हाईली वाटर लॉग्ड है ये एरिया। इतना वाटर लॉग है कि यहाँ पे इरिगेशन नहीं हो सकती। ठीक है, IBIS एबिस, इट्स अ इंडस बेसन इरिगेशन सिस्टम। ये रावी का बेड देख रहे हैं हम, ये हम इंडस बेसन इरिगेशन सिस्टम देखते हैं। इंडस दरिया सिंध को बोलते हैं हम। Abyss Indus Basin Irrigation System is the lifeline of Pakistan। ठीक है, पाकिस्तान की लाइफलाइन है कि पाकिस्तान इस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। द प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द IBIS is a major challenge faced by the country because the economic loss due to the twin menace is significant in agriculture GDP of the country। GDP is the gross development production। ये वो प्रोडक्शन होती है जिसके ऊपर हम बेस कर रहे हैं कि हमारी कंट्री की जितनी GDP ज़्यादा होगी उतना हमारी मुल्क की माशियत या इकोनॉमी ज़्यादा होगी। तो हम कह रहे हैं कि हम किस पे बेस कर रहे हैं, IBIS पे, हमारी लाइफ लाइन है। फिर हम कह रहे हैं कि इसमें हमें क्या आ रहे हैं, चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। और इस प्रॉब्लम की वजह से हमारी इकोनॉमी को भी क्या हो रहा है, इफ़ेक्ट हो रहा है कि हमारा GDP रेशो क्या है, बहुत लो जा रहा है। Pakistan's agriculture sector is heavily dependent on the IBS for its contribution to the country's GDP। ठीक है, जो पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेंटर है वो हैविली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, IBS पे। IBS पे डिपेंड कर रहा है। और ये IBS की जो प्रोडक्शन है वही हमें क्या देती है, ज़्यादा GDP देती है। हमारा सारा एग्रीकल्चर सेक्टर किस पे डिपेंड करता है, IBIS पे, मतलब इंडियन बेसन इरिगेशन सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो अगर वो इंडस बेसन इरिगेशन सिस्टम इफ़ेक्ट होगा तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री में जो GDP रेशियो है वो भी क्या होगी, इफ़ेक्ट होगी। द IBS कंट्रीब्यूट्स ओवर 90% ऑफ द एग्रीकल्चर GDP इन द कंट्री। तो कि जो IBIS है वो हमारी एग्रीकल्चर को 90% कंट्रोल कर रहा है। इसका मतलब जैसे पहली लाइन उन्होंने बता दिया कि लाइफ लाइन है, 90% डिपेंड कर रहा है इस पर। और अगर यही ख़राब हो जाएगा सिस्टम, यही कैनल सिस्टम ख़राब हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो सकेगा कि ये वाटर लॉक्ड हो जाएगा या पानी अवेलेबल नहीं रहेगा प्लांट्स को, तो इरिगेशन नहीं हो सकेगी, कल्टिवेबल लैंड नहीं रहेगी, कल्टिवेशन नहीं हो सकेगी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं हम कर सकेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन चला जाएगा। और जब ये प्रोडक्शन डिक्लाइन चला जाएगा तो मैशियत में हम ऑब्वियसली नीचे आ जाएंगे। द प्रॉब्लम ऑफ सलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग इज़ एन आउटकम ऑफ IBIS ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव ड्रेनेज। जितनी भी वाटर लॉगिंग हो रही है, हम कह रहे हैं कि 90% डिपेंड कर रहे हैं हम इसके ऊपर, तो वो किसकी वजह से हो रही है, IBS की आउटकम की वजह से, कि उस पर काम नहीं हो रहा। ठीक है, उसकी ड्रेनेज पे काम नहीं हो रहा, उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम्स नहीं बनाए जा रहे। Although the country has invested heavily in surface drainage, but it is ineffective due to lack of O&M, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। कि बड़ा पैसा लगाया है हुकूमत ने इस चीज़ के ऊपर, इसको कोप अप करने के लिए, लेकिन उसमें O&M भी नहीं है। O&M का मतलब होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, कि एक चीज़ को लगा छोड़ा है, दैट्स इट। ऐसा तो नहीं होता ना, अगर आप कहीं पे भी कोई भी सिस्टम लगा रहे हैं, ड्रेनेज के लिए सिस्टम लगा रहे हैं या किसी की सप्लाई के लिए सिस्टम लगा रहे हैं, ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर ऑपरेटिंग, कि वो ऑपरेट कैसे हो रहा है और उसको मेंटेन कैसे किया जा रहा है, ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम घर में ही अगर घर के अंदर AC लगवा लेते हैं, छोटी मशीनरी है ना, हम छोटी की मशीनरी की बात करते हैं, तो अगर हम उसको सही तरह से ऑपरेट नहीं करेंगे, मतलब कि टाइम पे उसकी कूलिंग सेट नहीं करेंगे, बेहतर तरीके से उसको ऑन ऑफ नहीं करेंगे, या हर साल जब जैसे हम होते हैं AC, आपको पता है मेंटेन कराने पड़ते हैं, उनकी काम कराना पड़ता है थोड़ा सा। अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। छोटे लेवल पे छोटी चीज़ है ना, तो जितनी बड़ी चीज़ आप लगाएंगे उसको उतनी ही ज़्यादा मेंटेनेंस और ऑपरेशन की ज़रूरत है। और जब वहाँ पे ऑपरेटिंग ही नहीं होगी, वहाँ मेंटेनेंस ही नहीं होगी, कोई उसको देखने वाले नहीं है, करप्शन का लेवल
इतना हाई है कि लोग बस पैसे खाए जा रहे हैं, आगे काम नहीं सही कर रहे, तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। ये जो सियालकोट है ना, ये जो हमने बात की है मराला बैरेज, इस बैरेज के ऊपर जो है ना वो बना डैम, मुझे नंदी डैम, शायद मुझे पूरा नाम नहीं आ रहा, लेकिन समथिंग नंदी डैम ही है उसका नाम। ये शरीफ जो ब्रादरान है ना, इन्होंने बनाया था। ड्यू टू लैक ऑफ O&M ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस की, यकीन जाने कि वो डैम वहाँ बना लगा उसको जंग लग गया सारा का सारा, और वो बिल्कुल बिल्कुल नाकस है, उसको हम यूज़ ही नहीं कर सकते। सिर्फ O&M की लैक ऑफ O&M कि हम उसको ऑपरेटिंग उसकी मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं देते। एंड लैक ऑफ लिंकेजेस ऑफ मेन ड्रेन्स विद द सेकेंडरी एंड टर्शरी ड्रेन्स, कि जो मेन ड्रेन है, ठीक है, पानी निकाल रहे हैं आप वहाँ से, उसको वाटर लॉग्ड एरिया है जो इंडस का बेसन है, ठीक है, वो जो है वाटर लॉग्ड है, तो हम वहाँ से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन आप उसको आगे से कहाँ भेजेंगे, आप पानी को वहाँ से निकाल के कहाँ पे उसको डालना चाह रहे हैं, वो भी तो आपके पास सिस्टम होना चाहिए ना, तो वो आगे से कनेक्टेड ही नहीं है। मतलब आपके पास पानी इतना ज़्यादा है तो आप उसको कैनल सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ये इसका काम है ना। इट्स अ इंडस बेसिन इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है, तो आप कैनल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको आगे से, लेकिन आपके जो मेन कैनल से अगले कैनल्स का आप उसके अंदर उसको भेज रहे हैं, वो सिस्टम ही आपका प्रॉपर नहीं है। ये मेन कैनल है, इससे मज़ीद कैनल्स बन रही हैं, दिस इज़ मेन कैनल। तो ये जो कैनल्स हैं, ये सेकेंडरी और जो आगे से टर्शरी कैनल्स निकलेंगी, इनका आपस में बेहतर कनेक्शन ही नहीं है, मेंटेनेंस ही नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही सही नहीं है, तो इनका भी ऑब्वियसली हाल बुरा ही होगा, जिसकी वजह से क्या हमें पेश आ रहा है, वाटर लॉगिंग, और वाटर लॉगिंग लीड्स टू सैलिनिटी, या सैलिनिटी लीड्स टू वाटर लॉगिंग, बिकॉज दे आर कंपेनियन ऑफ ईच अदर। In addition, the disposal of effluents of sea is difficult because of the distance to the sea, and thus the transport of the effluents is a real challenge. जितने भी एफिलेंट्स हैं जो हम सी के अंदर डंप करते हैं, जितने भी डिस्पोजल्स होते हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, हमें नुकसान उठाना पड़ता है। द शॉर्टेज ऑफ कैनल वाटर सप्लाईज हैड आल्सो फोर्स द फॉर्मर टू यूज़ ग्राउंड वाटर ऑफ मार्जिनल टू ब्रेकिश इन क्वालिटी रिजल्टिंग इन सेकेंडरी सैलिनाइजेशन। ऑब्वियसली इरिगेशन सिस्टम गुड नहीं है, कैनल सिस्टम नहीं है हमारे पास, तो फार्मर को क्या यूज़ करना पड़ेगा, अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर वो कैसे यूज़ करते हैं, ट्यूबवेल्स की मदद से। ट्यूबवेल्स का पानी हम पहले बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर हाई सॉल्युबल सॉल्ट कंटेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडिसिटी और सैलिनिटी। द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ IBIS, प्रोमिनेंट फीचर्स हम IBS के पढ़ते हैं, कौन से हैं। The prominent features of the IBIS are its 3 major storage reservoirs, उसके 3 storage reservoirs हैं, वो कौन कौन से हैं, तरबेला डैम, चश्मा ऑन इंडस रिवर, एंड मंगला और रिवर जेहलम। क्लियर, ये सारे डैम्स हैं उसके, जो उसके 3 बेसिक जो हैं वो क्या हैं, रिजर्वायर्स हैं। तरबेला और चश्मा किस पे हैं, इंडस रिवर पे हैं, मंगला किस पे है, रिवर जेहलम पे। एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ 19 बैरेज, और इस पर बैरेज कितने हैं, 19 बैरेजेस हैं इस पर। 12 इंटर रिवर लिंक कैनाल्स, और कैनाल्स कितनी है, 12। बेटा आपने ये सारा सिस्टम याद रखना है IBS का, आपको नोट आ सकते हैं इस पर कि IBS के जो रिवर सिस्टम है उसके प्रोमिनेंट फीचर्स बताएं। क्लियर, 3 रिजर्वायर्स हैं उसके बेसिक, तरबेला, चश्मा और मंगला। बैरेजेस कितने हैं, 19 बैरेजेस हैं। इंटर रिवर लिंक कैनाल कितनी है, 12। 43 इंडिपेंडेंट इरिगेशन कैनाल कमांड्स हैं। और वाटर कोर्सेज मतलब कि कहाँ कहाँ उसकी सप्लाई है, वो है 1,07,000। द टोटल लेंथ ऑफ द कैनल्स की लेंथ कितनी है, 61,000 किलोमीटर्स। In addition, the length of water courses, form channels and field drain is over 1.6 million kilometers। मतलब कि जो आगे से खालें वगैरह बनी हुई होती हैं जो कि पानी को सप्लाई कर रही हैं। बेटा यहाँ पे तो नहीं, लेकिन जब फैसलाबाद में, मतलब जहाँ पे कैनल सिस्टम होता है ना, वहाँ पे जो खालें बनी हुई होती हैं ना, मतलब अगर कोई एरिया है, आपका जो एरिया है, लैंड है, इसको पानी आ रहा है, वहाँ पे पक्की खालें बनी हुई थी ईंटों से, अंदर से वो सारी इससे
कंस्ट्रक्टेड होती हैं। हमारे तो यहाँ सॉइल की बनी हुई होती है ना, मिट्टी की बनी हुई होती है, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो मेन कैनल आ रही है किसी एक सिस्टम, जैसे हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसके लैंड के लिए पानी आ रहा है, तो उसके लैंड के लिए जो पानी है वो पक्की खालें बनी हुई होती हैं, सीमेंटेड खालें बनी हुई होती हैं, उसके अंदर पानी मूव करके फिर हमारी लैंड्स तक पहुंचता है, फिर लैंड्स के अंदर आके भाई सॉइल वाली जो होती हैं वो चैनल्स बने हुए होते हैं। Currently, almost 43% of the areas in the IBIS is classified as waterlogged, having depth to water table lower than 3 m। 43% जो एरिया है IBIS का वो waterlogged है। The province of Sindh is having largest percentage of the IBS areas. 81% classified as the waterlogged. In the last few decades, the waterlogged areas has increased in province of the Sindh. अच्छा, अब आप कंफ्यूज कर रहे होंगे कि ये सारे वाटरलॉग्ड कैसे हो गए। देखें, एक जगह पे पानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, जैसे मैंने बताया कि 3 रिजर्वायर्स हैं, फिर आगे इतने बैरेजेस हैं इतने, तो ऑब्वियसली पानी को अगर हम प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे, जो पहले हमने बात की है, तो पानी ऑब्वियसली वहाँ से लीक डाउन होगा, चैनल्स के अंदर नहीं रहेगा, इधर उधर मूव कर जाएगा। इधर उधर मूव करके वो पानी आसपास के एरियाज़ को इतना फिल कर देता है कि वहाँ की सॉइल सैचुरेट कर जाती है और वाटर लॉक्ड हो जाती है। अगर आप उन्हीं बैरेजेस को, उन्हीं रिजर्वायर को अच्छी तरह मेंटेन करेंगे, उनकी ऑपरेटिंग और मैनेजमेंट सिस्टम ठीक रखेंगे, तो इर्द गिर्द के एरिया को अफेक्ट नहीं करेगा। ये जो एरिया मैं आपको बता रही हूँ कि 81% वाटर लॉक्ड है, 43% वाटर लॉक्ड है, ये किस चीज़ का है? ये वो है जो कि आसपास के एरिया हैं, IBS के बेसिन के आसपास के एरियाज़ हैं जिनको इसने इफ़ेक्ट किया है। इन द लास्ट फ्यू डेकेड द वाटर लॉग एरियाज आर इंक्रीज इन प्रोविंस, और प्रोविंस के अंदर जो वाटर लॉग एरिया वो क्या करें, इंक्रीज़ करें, क्योंकि मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं हो रहा। इंडस के ऊपर 2 रिजर्वायर्स हैं, देखिए ना आप, एक तरबेला और दूसरा कौन सा था, चश्मा। 2 रिजर्वायर्स हैं, और 2 रिजर्वायर्स के ऊपर ऑब्वियसली बैरेजेस भी ज़्यादा होंगे, उनकी लिंक्ड किनाल्स भी ज़्यादा होंगे, तो फिर उनके आसपास के जो एरियाज़ हैं वो वाटर लॉग भी ज़्यादा हो रहे हैं। Waterlogging in Punjab, whereas the province of Punjab has experienced considerable reduction in the waterlogged area, mainly attributed to the abstraction of large amount of groundwater both from public and private tubewells। कम कैसे हो रहा है? हम कह रहे हैं कि पंजाब में निस्बतन सिंध के या बाकी एरियाज़ के, बलोचिस्तान में तो कल्टीवेशन का नाम ही ना आप लें, तो सारी बैरल लैंड है, तो वहाँ पे क्यों नहीं होता इस तरह से? क्योंकि वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, हमारे कैनल सिस्टम ही नहीं है। मैं आपको बताया ना कि अपर पंजाब में तो कैनल सिस्टम ही नहीं है। कैनल सिस्टम होगा, रिजर्वायर्स होंगे तो वाटर लॉगिंग होंगे, तो हमारे पास तो पूरा पूरा पानी होता है भाई। हमारे पास इतना पानी है कि हम अपनी फसलों को सराब कर सकें, दैट्स इट। तो हमारे पास वाटर लॉगिंग का रेशो भी क्या है, कम है। क्लियर? ये कॉजेज़ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।